जो एक बार ना क्विक रिवीजन दे देता हूँ पहले फटाफट पिछली क्लास की। आगे आ जाओ भाई, ठीक है, उधर लाइट जला दे भाई। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन पिछली क्लास की। सबसे पहले हमने क्या किया था, अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या किया था, अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं करना। जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है आउट ऑफ पर्सनल मनी से हुई है वो रिकॉर्ड नहीं करना। उसके बाद मेजरिंग इनटू मनी टर्म, मेजरिंग इनटू मनी टर्म। अकाउंट से वही चीज़ें रिकॉर्ड करता है जो मनी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकती हैं, जो चीज़ मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती हम वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते। फिर क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके, हाँ जी, रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके कौन से होते हैं, एक होता है बैलेंस मेथड और एक क्या होता है, टोटल मेथड। बैलेंस मेथड स्मॉल बिजनेस फॉलो करते हैं, टोटल मेथड लार्ज बिजनेस फॉलो करते हैं। बैलेंस मेथड में क्या होता है, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन वन बुक दैट इज कॉल्ड जर्नल। और टोटल मेथड में क्या होता है, 6 बुक्स बनती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में क्या होता है, कैश और बैंक आना जाना वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, जैसे कैश सेल्स, कैश परचेजेस, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, जहाँ जहाँ कैश आ जाएगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड हो जाएगी, परचेज रिटर्न बुक में रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू क्रेडिटर्स, और सेल रिटर्न बुक में रिटर्न टू डेटर रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, जनरल प्रॉपर में, ठीक है। जैसे एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये सब कहाँ रिकॉर्ड होता है, जनरल प्रॉपर में, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने क्या बताया था, क्लासीफाइंग। क्या बताया था, जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासीफाइंग, ग्रुपिंग द सेम ट्रांजैक्शन अंडर वन हेड दैट इज मेकिंग लेजर। क्लासीफाइंग के बाद क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। समराइजिंग कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। कौन कौन सा, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंसेस दिखते हैं साल के एंड के। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में क्या होता है, एक साइड इनकम आती है, एक साइड खर्चे आते हैं, इनकम में से खर्चे वाइज करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। फिर क्या बनती है जो बैलेंस शीट, एक साइड एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमारी, ठीक है। फिर उसके समराइजिंग के बाद क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं रीजंस कि हमारे प्रॉफिट क्यों हुए, लॉस क्यों हुए, रीजंस क्या थे। लास्ट क्या, communicating the result to the users, communicating the result to the users। आखिरी में हमारे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट, एक्सटर्नल यूजर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। इसी को आप एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हो, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस आता है फ्लो चार्ट बनाना, उसको एक्सप्लेन करना। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग आता है पॉइंट फॉर्म में एक्सप्लेन करना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं पॉइंट फॉर्म में एक्सप्लेन करना। फिर वो जो हमने की थी अकाउंट्स की डेफिनेशन। अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है भाई, अकाउंट्स इज एन आर्ट। अकाउंट्स इज एन आर्ट, किस चीज़ की आर्ट है, ऑफ रिकॉर्डिंग, recording, classifying, summarizing. Accounts an art of recording, classifying, summarizing. Accounts an art of recording, classifying, summarizing in an significant manner, in an significant manner. In terms of money, transaction and events, हाँ सर, लेकिन पूरी अकाउंटिंग डेफिनेशन कर रहे हैं किसकी, अकाउंटिंग की। अगर आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है पूरी अकाउंट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये अकाउंट्स की डेफिनेशन है, अकाउंटेंसी मतलब ये क्या है, किस चीज़ की डेफिनेशन है, अकाउंट्स। देखो यहाँ पे देखो किस चीज़ की है, यहाँ पे अकाउंट। अगर देखो बुक की अकाउंट्स की डेफिनेशन है, अगर आप पूछा है व्हाट इज अकाउंट्स, डिफाइन अकाउंट्स, तो अकाउंट्स की डेफिनेशन ये है कि अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग,
classifying, summarizing in a significant manner in terms of money transaction event which are at least of financial character, and interpreting the result thereof, तो अगर सिंपल सी बात है, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन एन सिग्निफिकेंट मैनर, in terms of money, in terms of transaction and events which are at least of financial character and interpreting the result. समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। जो अगर अकाउंट्स की डेफिनेशन आती है तो ये लिखोगे आप। अब लिखो भैया, फिर मैंने आपको बताया था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है? ये जो पहले 4 स्टेप्स है ना, ये जो पहले 4 स्टेप्स है इन्हें बोलते हैं बुक कीपिंग। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, bookkeeping means identification of business transaction, measuring to money term, recording, classifying. अगर आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग समझ रहे हो, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूछी जाए, अकाउंटिंग क्या होती है बेटा? समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। ठीक है, अभी मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ बेटा पिछली क्लास का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग टू मनी टर्म, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। और अगर आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग क्या होती है, तो आप लिखोगे समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर इज अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? और एक और मैंने डिफरेंस बताया था, स्टेज। बुक कीपिंग कौन सी स्टेज होती है? प्राइमरी स्टेज होती है। बुक कीपिंग कौन सी स्टेज होती है? और अकाउंटिंग कौन सी स्टेज होती है? हाँ जी, जो लोग अभी आए बता दूँ, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। मैंने अभी तक ये अकाउंटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया, अकाउंट की डेफिनेशन समझाई। ये पहले 4 स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों? बुक कीपिंग होती है। और अगले 3 स्टेप्स क्या, वो क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। फर्स्ट 4 स्टेप्स इज बुक कीपिंग, लास्ट 3 स्टेप्स इज अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग इनटू मनी टर्म, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग क्या होती है? समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो पहले मीनिंग बताना। मीनिंग में पहले 4 स्टेप्स बुक कीपिंग, अगले 3 स्टेप्स अकाउंटिंग। स्टेज, अगर स्टेज की बात करें तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग इज इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, इट इज द बेसिस फॉर। और सेकेंड अकाउंटिंग की बात करें, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, it starts where bookkeeping end, it starts where bookkeeping। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग क्या होता है बच्चों? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रखना। ऑब्जेक्टिव बुककीपिंग क्या होता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रखना। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। उसके बाद क्या था? हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है बुककीपिंग? जूनियर स्टाफ। ये कौन परफॉर्म करता है? सीनियर स्टाफ। स्किल्स रिक्वायर्ड, लिमिटेड नॉलेज रिक्वायर्ड इन द बुक कीपिंग, यहाँ पे स्पेशल स्किल्स। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन, ये क्या है? एनालिटिकल एंड डायनेमिक। और कोई पॉइंट रह गया? ठीक है जी, ये हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग रिवाइज कर ली। उसके बाद अगला क्या था? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अच्छा, स्टडी ऑफ होल, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ होल। देखो जो बुक कीपिंग ये है, अकाउंटिंग ये है, स्टडी ऑफ होल इज accountancy, study of and practice of whole is study of bookkeeping and accounting as a whole is accountancy। समझ आ गई बच्चों बात? फिर हमने क्या था, क्या था? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर बच्चों हमने क्या था? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो है RRCU, RRCU इज पहला क्या है? R लायबिलिटी, दूसरा क्या है? रिलेवेंस, फिर क्या है? कंपैरेबिलिटी, फिर क्या है?
है जो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्थी। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है? यूजफुल। कंपेरेटिविटी का मतलब है कंपेरेबल, कि जो कंपेयर हो सकता हो। इंटरफॉर्म कंपैरिजन। अंडरस्टैंडेबल मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो दे सके हमें। जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सके यूजर्स को। तो जो अगर हम बात करें लायबिलिटी की, लायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्थी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्थी अकाउंट कब बनेंगे? जब वो एविडेंस के बेस पे होंगे। जब वो किसके बेसिस पे होंगे? एविडेंस के बेस पे होंगे। जैसे हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी गुड्स की परचेज की हमने, तो वो उसके इनवॉइस या बिल के बेस पे रिकॉर्ड करें। कुछ भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें अकाउंट्स में, एविडेंस के बेस पे करें, तो एविडेंस के बेस पे करेंगे तो फिर लायबिलिटी आएगी। रिलेवेंस मतलब यूजफुल, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए उसके यूजर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन तब यूजफुल होगी जब वो मुझे बताया कि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। अगर किसकी बात करें कहते हैं बैंक्स की, बैंक के लिए प्रॉफिट रिलेवेंस यूजफुल तब होगी जब वो बताया फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है उस बंदे की, क्या वो टाइम पे इंटरेस्ट और टाइम पे प्रिंसिपल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कंपेरेबिलिटी, अकाउंट्स में कंपेरेबिलिटी की बात करें तो इंटरफॉर्म कंपैरिजन और इंटरफॉर्म कंपैरिजन होता है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब दो बिजनेस को कंपेयर किया जाता है उसे इंटरफॉर्म कंपैरिजन बोला जाता है। एग्जांपल जियो एंड एयरटेल। अगर हम एक ही बिजनेस के 2 सालों को कंपेयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्राफॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं। अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल कब होगी? जब वो सेम फॉर्मेट्स में होगी, दे आर सेम फॉर्मेट्स में होगी और सेम वे में हर साल बनेंगे अकाउंट, तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्या होगी? कंपेरेबल होगी। लास्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंट्स में वो सारे डिस्क्लोजर्स होने चाहिए जिससे कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके उसके यूजर्स को। जैसे वो एग्जांपल, हमारा प्रॉफिट कम है, क्यों कम हुआ? आग लग गई थी, कोविड आ गया था, किस रीजन से था, ये सब चीज़ें पता चल सके। नहीं तो हमें क्या पता लगेगा प्रॉफिट कम क्यों है या ज़्यादा क्यों हो गया एकदम प्रॉफिट। समझ आ गई बात? दिस इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद है हमारी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स पे आ जाइएगा। है जो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें, पहला था अकाउंट डजंट शो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंट डजंट शो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो अकाउंट में ना सिर्फ वो चीज़ रिकॉर्ड होती है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। जो चीज़ मनी के टर्म में मेजर नहीं हो सकती उसमें अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे हरिओम भैया को मैं सैलरी दे रहा हूँ 15,000, वो तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। हमारे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, ये चीज़ें एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चीज़ें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। आगे चलो, नेक्स्ट क्या बेटा? नेक्स्ट है आपका अकाउंट डजंट शो द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। अकाउंट डजंट शो द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट। हमने ये डिजिटल, मेरे डिजिटल बोर्ड, आप मेरे अकाउंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल बोर्ड मैंने 1 साल पहले खरीदा था कितने में? 1,60,000 में। लेकिन क्या आज 1 साल के बाद ये 1,60,000 में बिक पाएगा? नहीं। कितने बिकेगा? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, सेलेबल वैल्यू ऑफ द एसेट अकाउंट नहीं बताता। अकाउंट सिर्फ ये बताता है कितने में खरीदा। अकाउंट ये नहीं बताता, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन देता है, पुरानी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन ये नहीं बताता कितने में बिकेगा। क्या नहीं बताता? कितने में? सेल वैल्यू ऑफ एसेट नहीं बताता। क्या नहीं बताता? सेल वैल्यू ऑफ द एसेट। समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? नेक्स्ट और बताओ बच्चों। थर्ड पॉइंट है आपका, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ it ignores the effect of price level changes. That is inflation. Then it ignores the effect of
इट इग्नोर्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नया बोर्ड लेने जाए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चेयर जो मैंने ली थी 900 की ली थी 10 साल पहले, आज कितने साल हो गए हैं, 10 साल बाद क्या चेयर है, ये सेम चेयर इतने में मिल जाएंगी? नहीं। आज की डेट में महंगाई बढ़ चुकी है, स्टील की कीमत बढ़ चुकी है 10 सालों में, वो कहते हैं जो प्लास्टिक है वो बढ़ चुका है। तो अगर मैं सेम चेयर भी आज लेना चाहूँ 900 रुपये नहीं मिलेगी, कम से कम 1800-2000 रुपये की मिलेगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये नहीं बताता कि अगर हमने अपने एसेट रिप्लेस करने जाएँ आज, तो आज उनकी वैल्यू कितनी हो गई है। रिप्लेस वैल्यू तो एसेट क्या है, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यही बताएगा इतने 900 रुपये में खरीदी। मैं आज चाहूँ ना ये चेयर आज भी 900 में बिक जाएगी, क्योंकि रीज़न है नई चेयर कोई आएगी 1800 में, तो मैं कहूँगा ऐसी चेयर लेने जाओ 1800 में, 900 में मैं आज भी भेज दूँगा चेयर को, या 800 में तो आराम से कोई बिक जाएगी। हाँ जी बच्चों, अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट क्या था बच्चों, देखना जरा, 1 2 3 हो गए ना लिमिटेशन। हाँ, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंट्स इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंट फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? अगर अकाउंट फुली एग्जैक्ट तब होता अगर ना हर चीज़ एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अगर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस तो अकाउंट इज फुली एग्जैक्ट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं करते हैं। अगर सारी चीज़ें एविडेंस बेस हो जाती ना तो बिल्कुल रिलायबल हो जाता है अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट फुली रिलायबल नहीं है, फुली एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कुछ चीज़ें में एविडेंस के नहीं होता तब भी हमें रिकॉर्ड करनी होती है अकाउंट में, जो होते हैं एस्टिमेट्स एंड प्रोविजंस। क्या होते हैं? एस्टिमेट्स एंड प्रोविजंस हमें करने पड़ते हैं अकाउंट्स में। हमें अकाउंट्स में क्या करने पड़ते हैं? एस्टिमेट्स एंड प्रोविजंस, जो एविडेंस बेस्ड नहीं होते हैं, जो एविडेंस बेस्ड। अब तुम होंगे सर एस्टिमेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमें ना क्या होता है अकाउंट्स में, कोई भी एसेट खरीदा जो लंबे टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उसे हम एसेट मानते हैं। कोई भी खर्चा किया जो लंबे टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उसे क्या मानते हैं? हम एसेट मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे डिजिटल बोर्ड खरीदा तो ये मेरा एसेट है, एसी खरीदा तो ये मेरा एसेट है, कैमरा खरीदा तो मेरा एसेट है, पीसी खरीदा तो एसेट है। हालांकि खर्चा तो किया है लेकिन इसे एसेट मानना है क्योंकि लंबे टाइम तक हमें बेनिफिट देगा। अब जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है मेरा 1,60,000 का। अब मैंने पूछा, मेरे को ना हमारे अकाउंट्स में होता है ये कि ना इसको पहले एसेट मानो फिर धीरे धीरे खर्चा मानो, फिर धीरे धीरे, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी वैल्यू एक दिन ख़त्म हो जाएगा, है ना, होगा नहीं होगा। तो मैंने पूछा कि इसकी लाइफ कितनी है होगी। तो लाइफ जिस भाई ने कहा कि वैसे तो जिसे खरीदा था उसे यहाँ वैसे तो आराम से 10 साल, मिनिमम 10 साल चलेगा, मिनिमम 10 साल चलेगा। कि लेकिन क्या 10 साल ज़रूरी है चले? कम भी चल सकता है और ज़्यादा भी चल सकता है, 8 साल भी चल सकता है, 12 साल भी चल सकता है, उससे कम भी चल सकता है। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मैंने इसकी लाइफ एस्टिमेट की कितने साल? 10 साल। अब मैं हर साल इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ। 1,60,000 है इसकी वैल्यू, मैं कह रहा हूँ 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं हर साल इसकी वैल्यू कितने अपनी बुक्स के अंदर कितनी कम करता हूँ? 16,000। कितनी कम कर रहा हूँ? 16,000। पता है चल गया कैसे आया कि एक साल में 16,000 कम हो रही है इसकी वैल्यू। तो हर साल में इसकी वैल्यू कम करो 16,000। इसको क्या बोलते हैं? बताया था उसने अकाउंटिंग में, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? जो वैल्यू एसेट की वैल्यू को कम करने को क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीजेस वैल्यू एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर। ड्यू टू, आप कोई भी एसेट यूज़ करोगे तो वियर एंड टियर होगा, एक दिन टूट जाएगा, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? समझ आ गया बच्चों? तो डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू एसेट। हमारे जितने भी एसेट बुक्स के अंदर हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो कैमरा, पीसी, एसी, डिजिटल, ये डिजिटल बोर्ड, ये सब मेरी बुक्स के अंदर है। लेकिन सब क्या हो रहे हैं? हर साल मैं इन पर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ कि मैं इनकी वैल्यू कम कर रहा हूँ अपनी बुक्स के अंदर। क्यों कम कर रहा हूँ? क्योंकि एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, रिप्लेस करने पड़ेंगे इनको। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? अकाउंट्स में एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? कि लाइफ एस्टिमेट करनी पड़ती है कि इसकी लाइफ कितने साल चलेगी। मैंने कहा लाइफ 10 साल चलेगी, मैंने फॉर एग्जांपल इसकी लाइफ एस्टिमेट की 10 साल, इसकी की 8 साल, इसकी की 5 साल, ठीक है। तो इससे कोई एविडेंस है? मैंने जैसे चेयर की बात, मैं चेयर सोचा 10 साल चल जाएंगी, ये तो 10 साल से ऊपर चल गई हैं। लाइफ एस्टिमेट गलत हो गया ना, जिसका मतलब मैं तो मेरी बुक्स के अंदर चेयर 0 हो चुकी हैं, क्योंकि मैं तो हर साल 900 रुपये के हिसाब से 10 साल में 90 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आता था हर चेयर पे। तो इस हिसाब से 10 साल पूरे हो गए, मेरी बुक्स में चेयर 0 हो चुकी है, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना। तो अकाउंट एग्जैक्ट हुए? नहीं हुए, क्योंकि मेरी बुक्स के अंदर ये चेयर 0 हो चुकी हैं। क्योंकि 900 रुपये चेयर थी, मैं 10 साल के हिसाब से 90 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आता था, 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज की डेट में बुक्स, आज की डेट में चेयर क्या हो चुकी है? मेरी बुक्स में 0 हो चुकी हैं। तो मेरा जो एस्टिमेट हुआ वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो मैंने सोचा था 10 साल चेयर चलेंगे, तो ज़्यादा चल गई चेयर,
ठीक है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज वी हैव टू मेक अ एस्टिमेट्स फॉर लाइफ ऑफ द एसेट्स, जो कि एविडेंस बेस्ड नहीं होते हैं, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रोविजंस क्या होते हैं? अकाउंट में एक प्रिंसिपल है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल। वो क्या कहते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल? कि मान लो आपको लगता है यार कोई लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को आज ही बुक कर दो, लगने के बेसिस पे लॉस बुक कर दो। फॉर एग्जांपल मैं राघव से फीस मांग रहा हूँ, राघव हाँ कल दूंगा, मैंने कहीं पढ़ के ना भाग जाए, ठीक है, तो बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि यार ये 2 चैप्टर करने वाला है कि भाग ना जाए, 2 चैप्टर में फीस तो गई। तो अकाउंट मजाक कर रहा हूँ, समझाने के कर रहा हूँ। मेरी जो रील है ना उसमें भी यही है, जो इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई है, एक बच्चे से फीस मांग रहा हूँ, उसमें भी यही समझा रहा हूँ, मैं समझाते ही ऐसे ही हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि कहते हैं मुझे लग रहा है यार ये भाग ना जाए, तो मेरा अकाउंट्स का प्रिंसिपल है कि अगर आपको लग रहा है ना कि लॉस हो रहा है, आज ही बुक कर दो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है ना, जैसे कह रहे थे नहीं मैं नहीं भागूंगा, है तो नहीं हो सकता नहीं भागे, तो भी लेकिन अकाउंट्स कहता है कि अगर आपको शक हो रहा है कि यार लॉस हो जाएगा, इसको आज ही बुक कर दो, तो शक हो रहा है हमें, उस ये एविडेंस थोड़ी है इसका, ठीक है बात है ना। तो ये अकाउंट्स कहता है कि भैया अगर आपको कोई लग रहा है कि लॉस होने वाला है, कि आपकी कोई पैसे डूबने वाले हैं, तो आज ही उसे बुक कर दो। लेकिन इसको कोई एविडेंस नहीं है, हो सकता है हमारा हम जो सोच रहे हैं गलत हो जाए, सामने वाला फीस दे दे, उसको जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही हो। समझ की बात? क्लियर हो गया कि अकाउंट्स में एस्टिमेट और प्रोविजन करने पड़ते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए अकाउंट्स क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। एंड लास्ट लिमिटेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो 101% पेपर में आएगी, वो क्या है? विंडो ड्रेसिंग। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसके, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो ये देता ना हो विंडो ड्रेसिंग। हाँ, विंडो ड्रेसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, यानी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना अकाउंट्स को, ठीक है, यानी शोइंग बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस व्हाट वाज एक्चुअली इज। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? जानबूझ के जितनी जो पोजीशन है बिजनेस की उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाना। लेटेस्ट एग्जांपल विंडो ड्रेसिंग का कोई बताना चाहेगा? किसी ने अभी न्यूज़पेपर अगर घर में सुनते हो, न्यूज़ वगैरह सुनते हो, अभी एक बहुत अभी 1-2 महीने पहले, 1 महीने पहले बहुत हंगामा मचा था, है अदानी का। अदानी ने क्या किया था? वो हिंडनबर्ग ने कहा जो रिपोर्ट दी ना, उसे यही कहा कि ये अदानी ने विंडो ड्रेसिंग की हुई है। क्या की हुई है? यानी जितना एक्चुअल बिजनेस है उससे बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है इसने। तो वो क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसने जो रिपोर्ट दी ना, उस समय ना अदानी ने अपने नए शेयर इशू करना चाहता था, लोगों से चाहता था मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो यानी कि बेसिकली क्या कहते हैं हम, जो आपकी विंडो ड्रेसिंग होती है वो किस लिए होती है? या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, आओ जी हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो मनी। या फिर किस लिए होती है? लोन, बैंक से लोन लेने के लिए होती है। विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोगों ने क्या किया? अपनी विंडो ड्रेसिंग की और बैंक से लोन ले लिया। क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया और भाग गया। फिर उनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चला था, वो दिखाते थे, बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, देखो हम कितने अमीर हैं। वो लोग क्या करते थे? प्राइवेट जेट्स पे घूमते थे विद क्या नाम है, बॉलीवुड हीरोइंस के साथ घूमते थे और दिखाते थे हम तो बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली और अपनी बैलेंस शीट भी उन्होंने विंडो ड्रेस कर रखी थी, कि बढ़ा चढ़ा के दिखा रखी थी। और क्या हुआ? बैंक से अरबों रुपए का लोन लिया और लंदन में जाके, इंडिया छोड़ के लंदन में जाके बैठ गए दोनों, नीरव मोदी भी और विजय माल्या भी, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग का इफेक्ट क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का इफेक्ट होता है ट्रू बिजनेस की परफॉर्मेंस, यानी प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट पता नहीं चल पाता। तो आप 3 अगर विंडो ड्रेसिंग आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने ही पेपर में, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें विंडो ड्रेसिंग ना आती हो। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, शोइंग बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस और व्हाट वाज एक्चुअली इज। समझ आ गया बच्चों बात? पहले पॉइंट लिखोगे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, शोइंग बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस व्हाट वाज एक्चुअली इज। विंडो ड्रेसिंग का क्यों की जाती है? बैंक से लोन लेने के लिए की जाती है या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। इफेक्ट क्या होता है विंडो ड्रेसिंग का? ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट पता नहीं चल पाती। समझ आ गई बच्चों बात? तो ये था जो लिमिटेशन अकाउंट। लिमिटेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है विंडो ड्रेसिंग। अब आ रहे हो जो एडवांटेजेस अकाउंट पे। एडवांटेज ऑफ अकाउंट्स, इट रिप्लेसेस मेमोरी। जो चीज़ हम अकाउंट्स में ना रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, है एडवांटेज अकाउंट है ना इसमें।
जो चीज़ हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो चीज़, एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने इतनी फीस दी, इस बच्चे ने इतनी फीस दी, इस बच्चे में, मुझे कैसे याद रहेगा, इतने सारे बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है ना, तो इतने सारे बच्चे मेरे पास 11 12 के इतने सारे हैं, तो उनको याद कैसे रहता है कि इसने इतनी फीस दी, इसने इतनी दी, इसने इतनी दी, कैसे याद रहेगा? मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जो चीज़ें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फिर मैं डेट भी लिख लेता हूँ उसके आगे, अकाउंट में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है कि इस डेट को इस बच्चे ने इतनी फीस दी, तो जैसे ही 1 मंथ होगा मैं कहूँगा बेटा आपकी फीस ड्यू हो गई है, इतनी ले आना, ठीक है। तो जो चीज़ हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, अकाउंट्स क्या है, एक रिकॉर्डिंग है ट्रांजेक्शन्स की, जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको माइंड में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इट रिप्लेसेस मेमोरी। फ़ायदा ये है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अदरवाइज हम मान लो गलती भी तो हो सकती है, तूने भाई फीस नहीं दी, आपने फीस नहीं दी, मैं कह सकता हूँ नहीं, मैं अकाउंट देखता हूँ आपकी फीस ड्यू हो गई है इस डेट को, समझ आ गया, तो इट रिप्लेसेस मेमोरी। अगला एविडेंस इन कोर्ट, मुझे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जब कोर्ट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने फीस नहीं दी, हाँ मैं इस पर कोर्ट में केस करूँगा, तो कहूँगा भाई वो कहे एविडेंस क्या है, अगर मैंने प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स बना रखे हैं और सीए से ऑडिट करा रखे हैं, सी ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, सीए अपनी स्टैम्प मार के देता है, उससे चेकिंग करा रखी है और प्रॉपर एविडेंस और मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये मैंने बिल काटा हुआ है, पूरा एक प्रोसीजर होता है रिकॉर्ड करने का अकाउंट्स में, जो आप धीरे धीरे सीखोगे। उसमें क्या होता है, पहले हमारा बिल कटता है, फिर इनवाइस, बहुत सब कुछ सीखोगे अभी आप। तो अगर आपने प्रॉपर वे में अकाउंट्स का प्रोसीजर फॉलो कर रखा है और पूरे अकाउंट्स प्रॉपर कर रखे हैं और ऑडिट हो रखे हैं सीए से, तो इसे एविडेंस इन कोर्ट माना जाएगा, मैं इस पर केस कर सकता हूँ कि जी इन्होंने मेरी फीस नहीं दी, ठीक है, और उससे रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट समझ आ गया। एविडेंस इन कोर्ट अगर आप प्रॉपर वे से जो प्रोसीजर अकाउंट्स में बने हुए हैं अगर आप वो फॉलो करके अकाउंट्स बनाते हो और सीए से ऑडिट कराते हो, तो कोर्ट इसे एविडेंस मानेगा और कहेगा, इससे पूछेगा हाँ भाई आपने इनसे गुड्स खरीदे हुए हैं, आप इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अगर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटेट्स इन टैक्स सेटलमेंट, फैसिलिटेट टैक्स सेटलमेंट, ये है पॉइंट, उसके अंदर नहीं है बच्चों, ये पॉइंट नहीं है, कौन से पॉइंट है कौन से पॉइंट नंबर 5th पॉइंट है फैसिलिटेट टैक्स सेटलमेंट। देखो जो होता क्या है, हमारे ना 2 तरह के टैक्स देने होते हैं गवर्नमेंट को, कौन से पता है आपको, एक इनकम टैक्स देना होता है और एक क्या देना होता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स जो हम लोग इनकम कमाते हैं उसके ऊपर लगता है, जो मेरी साल भर की इनकम होती है उसके ऊपर को इनकम टैक्स देना होता है, और एक होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपने रेस्टोरेंट में कभी खाना खाया होगा तो बिल आता है तो उसके अंदर जीएसटी लगा होता है, तो वो आप रेस्टोरेंट वाले को देते हो, फिर रेस्टोरेंट वाला कहाँ जमा कराता है, गवर्नमेंट को, ठीक है जी। तो आपको 2 तरह की टैक्स लायबिलिटी है, इनकम टैक्स और जीएसटी। ये जो इनकम टैक्स है वो लगता है आपकी टोटल नेट प्रॉफिट के ऊपर, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगता है, और जीएसटी लगता है आपके सेल्स के ऊपर या रिसिप्ट्स के ऊपर, कि जितनी आपने गुड्स सेल की है या जितने आपने पैसे रिसिप्ट्स कमाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जितना देखो मेरी टोटल ट्यूशन फीस इज़ माई रिसिप्ट, ट्यूशन फीस माई इनकम, मान लो मैंने साल में 20 लाख की रिसिप्ट ली और मेरे खर्चे हुए मान लो 10 लाख के, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख। गवर्नमेंट इस 10 लाख के ऊपर जो मेरा प्रॉफिट है इसके ऊपर क्या लेगी, इनकम टैक्स, क्या लेगी, ठीक है। जो मेरी रिसिप्ट ट्यूशन फीस लेस खर्चे, मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट हुआ उस पर गवर्नमेंट क्या लेगी, इनकम टैक्स। लेकिन एक और टैक्स लेती है जो गवर्नमेंट से, जीएसटी। जो मेरी रिसिप्ट्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है, जीएसटी। समझ आ गया बच्चों। तो ये जो हमें इनकम टैक्स और जीएसटी देने होते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो हमें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और जीएसटी पे करना है ताकि उसकी सही इनकम टैक्स दे सकूं, सही जीएसटी दे सकूं। इसके लिए गवर्नमेंट को हम किस बेसिस के ऊपर देते हैं, हमारे अगर सही तरह से अकाउंट्स बने होंगे तो सही तरह से प्रॉफिट निकलेगा, सही तरह से प्रॉफिट निकलेगा तो सही तरह से मैं इनकम टैक्स दे पाऊंगा और जीएसटी दे पाऊंगा, तो गवर्नमेंट मुझे तंग नहीं करेगी। नहीं तो गवर्नमेंट बहुत तंग करती है कि तो फिर तुम्हें टैक्स नहीं दिया, आ जाओ। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट ये जो लीगल अथॉरिटीज़ है उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, तो आपको सही इनकम टैक्स और जीएसटी देना पड़ेगा। सही इनकम टैक्स और जीएसटी तभी दे सकते हो जो आपके अच्छी तरह से अकाउंट्स बने हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पढ़ना जरा, और क्या एडवांटेज है, क्या फैसिलिटी लोन, हाँ जी। अगर आपको बैंक से लोन